हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। आज के इस वीडियो में हम लोग NCERT क्लास 6 हिंदी का चैप्टर 11 जो देखकर भी नहीं देखते का क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। अगर आप इसी चैप्टर का समरी वाला वीडियो यानी सारांश वाला वीडियो देखना चाहते तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ, जाकर जरूर देख ले। पहला क्वेश्चन है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता है? उत्तर है, एक बार हेलन केलर की प्रिय मित्र जंगल में घूमने गई थी। जब वह वापस लौटी तो हेलन केलर ने उसे जंगल के बारे में जानना चाहा। उसकी मित्र ने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं। जब उस समय हेलन केलर को लगा कि सचमुच जिनके पास आंखें होती है वे बहुत ही कम देखते हैं। हेलन को ऐसा इसलिए महसूस हुआ क्योंकि उन्हें प्रकृति की वस्तु को छूने से इतना आनंद आता है, तो दुनिया के सुंदर रंग उनकी मित्र की संवेदना को छू क्यों नहीं पाता। यानी हेलन केलर का ऐसा मानना था कि जिनके पास आंखें होते वे तो और भी ज़्यादा से ज़्यादा और भी अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन जिनके पास आंखें नहीं है वे उन सारे चीज़ों को महसूस कर पाते। लेकिन इंसान के पास अभी आंखें होते हुए भी वह बहुत सारे चीज़ों को महसूस नहीं कर पाता है। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति के अनमोल खजाने को, उसके अनमोल सौंदर्य और उसमें होने वाले नित्य प्रतिदिन बदलाव को प्रकृति का जादू कहा गया। नित्य प्रतिदिन का मतलब हो रहा है डेली, जिसमें ऋतुओं का बदलना, वसंत में फूलों का खिलना, बागों में पेड़ों पर बैठे पक्षी, कालीन के समान फैले हुए घास के मैदान आदि सम्मिलित है। ये सारे चीज़ों को लेखिका ने प्रकृति का जादू कहा है। अगर आपको यह वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने वीडियो क्वालिटी को ऑटो मोड से 480 पिक्सल में कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, कुछ खास तो नहीं। हेलन की मित्र ने यह जवाब दिया, किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों हुआ? उत्तर है, एक बार हेलन केलर की प्रिय मित्र जंगल में घूमने गई थी। पहले का जैसा आंसर था सेम वैसा ही है। जब वह वापस लौटी तो हेलन केलर ने उनसे जंगल के बारे में जानना चाहा, लेकिन उसके मित्र ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने कुछ खास नहीं देखा। यह सुनकर हेलन को बहुत ही आश्चर्य हुआ। लोग कैसे आंखें होकर भी नहीं देखते? लोग मतलब कैसे है जिनके पास आंखें हुए तो देखते ही नहीं है, और तो आंखें ना होने के बावजूद भी प्रकृति के बहुत सारी चीज़ों को केवल स्पर्श से ही महसूस कर सकती हूँ। यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 है और 3 है लगभग पूरा सेम आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, हेलन केलर की प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ को पढ़कर उत्तर लिखो। हेलन केलर भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श करके पहचान लेती थी। वसंत के दौरान वे टहनियों में नई कलियां और फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह और उनकी घुमावदार बनावट को भी छूकर पहचान लेती थी। वे चिड़िया के मधुर स्वर को भी सुनकर पहचान लेती थी। यानी सोचने वाला बात है कि हेलन केलर कितना इंटेलिजेंट थी। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले ज़रा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। जबकि इस नियमात से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंग से हरा भरा जा सकता है। तुम्हारी नज़र में इसका अर्थ क्या हो सकता है? उत्तर है, दृष्टि हमारे शरीर का कोई साधारण अंग नहीं है, बल्कि यह तो ईश्वर का प्रदत्त नियामत है, मतलब ईश्वर का देन है। इसके जरिए हम प्रकृति के निर्मित और मानव निर्मित हर एक वस्तु का आनंद उठा सकते हैं। ईश्वर के इस अनमोल तोहफे से हम अपना जीवन खुशियों से भर सकते हैं। अतः हमें ईश्वर का शुक्रगुजार होते हुए इसकी कद्र भी करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आज तुमने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा, सुना? मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा कीजिए। यानी अपने फ्रेंड के साथ बताना है आपको कि आप जब घर से स्कूल आ रहे तो आप लोग रास्ते में क्या क्या देखे, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है। लेकिन मैं आपका फ्रेंड की तरह ही हूँ और यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर देता हूँ। रोज़ की तरह आज भी मैं पैदल ही अपने घर से निकल रही थी। विद्यालय के फाटक से बाहर निकलते ही मुझे बाहर बैठने वाले खोमचे वाले बच्चों को अपने सम्मान की ओर आकर्षित करने वाले आवाज़ें सुनाई पड़ी। आगे बढ़ने पर रास्ते पर कार, साइकिलें, रिक्शा, बस की एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ दिखाई पड़ी। उसे बचकर जब मैं आगे मुड़कर मेरे घर की ओर जाने वाली शांत सड़क पर निकली तो मुझे सड़क के दोनों ओर लगे गुलमोहर, अशोक और आम के पेड़ों का
झूमने से ठंडी हवाओं का स्पर्श महसूस हुआ। स्पर्श का मतलब हो रहा छूना। उन्हीं पेड़ों पर कुछ नन्ही गिलहरियां भी रहती है जो सिर से नीचे ऊपर आ सकती है। थोड़े समय तक मैं इनकी क्रीड़ा में खो सी गई, परंतु फिर माँ का ध्यान आते ही मैं दौड़कर घर की ओर चल पड़ी। अगला क्वेश्चन है, कान से न सुनने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? इस पर टिप्पणी लिखो और साथियों के साथ विचार करो। ईश्वर प्रदत्त शारीरिक अंगों में कान भी शारीरिक एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके कान न करने पर हमें बाहरी दुनिया का बड़ी ही अजीब सी लगती है। हमारे लिए विचारों का आदान प्रदान करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम न तो किसी की बात को समझ पाएंगे और न ही किसी को अपने बात को समझा पाएंगे। यानी कान क्या है? आँख के तरह ही बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। सोचिए अगर जरा कि आपके पास अगर कान नहीं होते तो आप अपने या बाहरी चीज़ों को कैसे सुन पाते, या अपने बात आप दूसरों को कैसे समझा पाते? अगर सोचिए आपके पास अगर कान नहीं होते या आप अगर बहरा रहते तो मैं जो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको क्या समझ में आता? नहीं आता। और आप जब किसी को अपने बात बोलते तो उसको भी समझ में नहीं आता। तो ये कम्युनिकेशन का जो मामला है बहुत ही कठिन हो जाता। अगला क्वेश्चन है, कोई चीज़ों को छूकर ही पता चलता है, जैसे पेड़ों की चिकनाहट या खुरदरापन, पत्तियों की नसों का उभरना आदि। ऐसी और ऐसी चीज़ों का सूची तैयार करो जिनको छूने से उनकी खासियत का पता चलता है। क्या क्या है ये देखते। अखरोट का खुरदरापन, फूलों को छूने से उनका मखमली एहसास, घासों को छूने से होने वाला नरम एहसास। ये सारा एहसास से हम लोग पता कर सकते हैं कि वो कौन सा चीज़ है। अगला क्वेश्चन है, हम अपनी पांचों इंद्रियों से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों का एहसास की तालिका बनाओ जो तुम बाकी चार इंद्रियों से महसूस करते हो, यानी जैसे सुनना, चखना, सूंघना और छूना। उत्तर है, जैसे सुनना यानी हम लोग किससे सुनते हैं? कान से सुनते हैं। चखना यानी जीभ से चखते हैं। सूंघना यानी नाक से सूंघते हैं। और छूना यानी त्वचा से छूते हैं। यानी छूने का एहसास हम लोग को त्वचा से पता चलता है। कर्कश ध्वनियाँ कुछ कुछ पशु प्राणियों की आवाज़ें होती है। मधुर ध्वनियाँ जैसे कोयल की बोली होती है। पक्षियों की चहचहाट होती है। गीत और संगीत के मधुर स्वर। चिकना यानी मिठाई, फल, कटु स्वाद, करेला, दवाई, तीखी नमकीन स्वाद और मिर्च, नमक, सब्जी। सूंघना यानी इत्र, फूलों की खुशबू, खाद्य पदार्थ। दुर्गंध यानी गंदा नाला। गर्म, दूध, चाय या अन्य पेय पदार्थ। हम लोग को गर्म ठंडा का एहसास होता है। किससे होता है? ये हमारे स्किन से होता है। ठंडा बर्फ और शरबत। मुलायम जैसे फूलों की पंखुड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई ना देता हो, तो तुम उसे प्रकृति के और उसके अनुभव के बारे में क्या क्या पूछना चाहोगे? उत्तर है, मुझे यदि किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले तो मैं उससे यह जानना चाहूँगा कि वे किस प्रकार से दिन और रात का आभास करते, यानी उनको कैसे पता चलता है कि अब दिन हो गया है और कैसे पता चलता है कि अब रात हो गया है। क्योंकि ये जाहिर सा बात है कि जो व्यक्ति अंधे होते हैं उनको कब दिन हो रहा कब रात हो रहा ये तो पता ही नहीं चलेगा। प्रकृति और रंगों के बारे में उनकी कल्पना कैसी होती है? जब वे किसी को वस्तु को छूते हैं तो वे किस प्रकार से उसकी आकृति को बनाते हैं। अब बात करते हैं भाषा की बात, यानी हिंदी व्याकरण। पाठ में स्पर्श से अधिक कई शब्द है, जिससे ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं। बताओ कि इन चीज़ों का स्पर्श ऐसे होता है, जैसे कि चीखना, चिपचिपा, मुलायम, खुरदरा, लिलजिला, उबड़ खाबड़, सख्त, भुरभुरा आदि। जैसे चीखना क्या होता है? घी होता है। चिपचिपा गोंद होता है। ये सारा चीज़ कुछ दूसरे वस्तु भी हो सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि आंसर में सिर्फ यही लिखना है, आप लोग दूसरा भी लिख सकते हैं। मुलायम यानी रेशमी कपड़ा होता है। खुरदरा यानी कपड़ा होता है। लिजलिजा यानी शहद होता है। उबड़ खाबड़ यानी पेड़ का तना होता है। सख्त यानी पत्थर होता है। भुरभुरा यानी रेत होता है। अगला क्वेश्चन है, अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता को देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। रेखांकित संज्ञाएं क्रमशः किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही है। अब आइए जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं।
संज्ञा किसे कहते हैं बताइए? जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति या स्थान का बारे में पता चलता है उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। और ये सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञा कहलाती है। यानी जिस शब्द से हम लोग का किसी का भाव और किसी के बारे में विशेषता का पता चलता है, ऐसे संज्ञा को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी का कार्य से भी हो सकता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। नीचे लिखे भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। यानी जैसे कि मिठास, भूख, शांति, भोलापन, बुढ़ापा, घबराहट, बहाव, फुर्ती, ताजगी, क्रोध और मजदूरी। अब आइए जानते हैं कि क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा क्या क्या है। जैसे घबराना से घबराहट बनता है, बहाना से बहाव बनता है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा क्या क्या है? बूढ़ा से बुढ़ापा बनता है, ताजा से ताजगी बनता है, भूखा से भूख बनता है, शांत से शांति बनता है। जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा मजदूर से मजदूरी बनता है। भाववाचक संज्ञा क्या है? क्रोध, फुर्ती शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द। यहाँ पे और दो दिया हुआ है विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा। मीठा से क्या होता है? मिठास। भोला से भोलापन। अगर आप लोग ऊपर क्लास में जाइएगा तो आप लोग को भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है और कैसे बनती है ये सब एग्जाम में आता है। तो भाववाचक संज्ञा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, मैं इस तरह से अब उत्तरों की आधे हो चुकी हूँ। उस बगीचे से अमलतास, सेमल, कजरी आदि तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ भिन्न है। ऐसे कुछ और समरूपी शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी समरूपी शब्द का मतलब होता है कि जिसका मीनिंग लगभग समान होता है लेकिन उनका अर्थ अलग हो सकता है। समरूपी शब्द का मतलब होता है कि जिनका उच्चारण लगभग समान होता है लेकिन स्पेलिंग में कुछ अंतर आता है, लेकिन उनका मीनिंग में अंतर आ जाता है, यानी उसका अर्थ अलग हो जाता है। स्पेलिंग में अंतर आने के साथ साथ उनका मीनिंग भी बदल जाता है, लेकिन उसका जब हम लोग पढ़ते, उच्चारण करते तो लगभग सेम ही रहता है। जैसे कि आइए जानते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आप लोग का इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यह ग्रामर का पार्ट है, इसे बहुत ही अच्छे से समझना जरूरी है। इस अवधि में ध में छोटी है और इस अवधि में ध में बड़ी है, इसको अच्छे से समझिएगा। इतने बड़े कार्यक्रम के लिए 2 सप्ताह की अवधि कम है। यहाँ पर अवधि का मतलब क्या हो रहा है? समय। कवि तुलसीदास कृत रचना रामचरितमानस अवधि में लिखी हुई है और इस अवधि का मतलब क्या हो रहा है? भाषा। यह एक भाषा का नाम है। अवधि एक भाषा का नाम है और यहाँ पर जो अवधि लिखा हुआ है एक समय। मैं और मैं, कटोरी में खीर है, कटोरी में, कटोरी के अंदर। मैं तो आज मेले जा रहा हूँ। मैं मतलब मैं और मैं अंतर है। मेल और मेला, इस गांव के किसानों में बड़ा मेल है। मेल का मतलब आपस में अच्छा संबंध है। मैला का मतलब हो रहा है यह कपड़ा कितना मैला है, मतलब बहुत ही गंदा है। और नदी के दोनों ओर हरे भरे वृक्ष लग रहा है, यानी दोनों साइड में। और का मतलब हो रहा है नीरज और नीरव सगे भाई, यानी और दिन और दिन। यहाँ पर दिन जो है द में छोटी है और यहाँ पर जो दिन है द में बड़ी है। इस कार्य को तुम कितने दिन में या सप्ताह में कर लोगे। यहाँ पर जो दिन है द में छोटी लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी है दिन में, तो दिन व्यक्ति की सहयोग करनी चाहिए। यहाँ पर दिन में द में बड़ी, दिन मतलब होता है गरीब। समय छोटी, सिल पर पीसे मसालों का स्वाद बढ़िया होता है। यानी सील का मतलब हो रहा है जो सील घर पे आप लोग को देखने को मिलता है वही सील है। और यहाँ पर जो सील है समय बड़ी है। सील पर इस लिफाफे की सील खोल दो, यानी सील का मतलब हो रहा है पैक। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।